आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी के बैठक का आज अंतिम दिन था। बैठक के अंतिम दिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से ये ऐलान किया गया कि रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% तक बढ़ गया है, जिसका सीधा असर अब आम लोगों की जेबों पर पड़ेगा। तमाम तरह के जो लोन हैं वो महंगे हो जाएंगे। हालांकि आरबीआई ने ये कहा है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी इसलिए करना ज़रूरी था कि देश में महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए। आपको बता दें कि बीते 5 महीने में आरबीआई की तरफ से लगातार ये चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञ ये बताते हैं कि रेपो रेट में बढ़ोतरी आरबीआई की तरफ से किया जाएगा, ये पहले से ही तय माना जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय वैश्विक बाज़ार में जिस तरीके की हलचल देखी जा रही है, ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया था और इसीलिए इस तरीके का फैसला लिया जाएगा आरबीआई की तरफ से, ये सभी मानकर चल रहे थे। सर ये बताइए कि आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो 3 दिन से बैठक था, आज उसका अंतिम दिन था। शक्तिकांत दास ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और एज एक्सपेक्टेड जो रेपो रेट में है वो 0.50% की जो है वो बढ़ोतरी की गई है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर हम पहले तो सारा पिक्चर देखें, पूरा ग्लोबल पिक्चर देखें और तो हमें ये देखने को मिलेगा कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई भी कंट्री फेस कर रहा है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। और उसकी वजह से हर कंट्री के सेंट्रल बैंकर्स हैं, उन्होंने वेरी एग्रेसिवली रेट हाइक करना शुरू कर दिया। और हमने देखा कि यूएस उसमें लीड रह रहा है, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया, यूरोप ने किया, जापान के सिवा सारे कंट्रीज़ रेट हाइक में लगे हुए हैं। तो हमारा कंट्री भी जो है, आज जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इतनी सी इंटरट्वीन है कि हम एक अलग से नहीं कह सकते कि हम अलग से हैं। तो उस वजह से हमारा भी जो है रेट हाइक का जो सिलसिला है, जो इन्फ्लेशन जो कंफर्ट जोन से है बाहर है, और उस वजह से ये एक्सपेक्टेड लाइन था कि इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो होगी उसमें 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा और वही अब आया है। सर वित्तीय वर्ष 2023 में ये एक्सपेक्टेड रखा गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% तक रहेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने स्केल डाउन किया है वो 7.2 जो अर्लियर एस्टीमेट था उसके बदले अब ये 7% पे आया है। तो ये कोई ख़ास, मैं नहीं मानता हूँ कि इससे कोई ख़ास फर्क पड़ेगा। ये इनफैक्ट इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि ज़्यादा उन्होंने कट नहीं किया जीडीपी एस्टीमेट्स का, तो ये ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि ये जो ज़्यादातर इन्फ्लेशन की जो रीज़न है, 6.9 कह रहे हैं कि पूरे FY23 में 6.9 के आसपास रहेगा, जो कि कंफर्ट जोन से ज़्यादा है, लेकिन वो नीचे आता जाएगा। उन्होंने कहा ये साल में ये रहेगा। और उन्होंने कहा कि उसकी वजह ज़्यादा करके ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो है उसकी वजह से है। तो मैं समझता हूँ अगर क्रूड ऑयल में अगर गिरावट आती है, अगर दूसरे देशों में क्रूड ऑयल की डिमांड कम होती है और उसके प्राइस में गिरावट आती है, तो उसके लार्जेस्ट बेनिफिशियरी हम होंगे। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएगा तो भी लार्जेस्ट बेनिफिशियरी हम होंगे। तो जो सप्लाई साइड का इशू जिसकी वजह से ये भाव बढ़े वो अगर कम होते हैं तो अपने आप इन्फ्लेशन नीचे आता हुआ दिखाएगा। तो अगर कंजम्पशन रिलेटेड होती थी तो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक इशू होते थे, लेकिन अगर सप्लाई साइड का है तो मैं मानता हूँ कि वो ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, और वो इंटरनेशनल रीज़न अगर नीचे आते हैं, इंटरनेशनल रीजन्स की वजह से नीचे भी आ जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे होगा। सर रेपो रेट को आसान भाषा में दर्शकों के लिए समझा दीजिए, और रेपो रेट में जब बढ़ोतरी होती है तो इसका किस तरीके से असर आम लोगों के जीवन पे पड़ता है और किस प्रकार से असर पड़ता है वो बताइए। किन किन चीज़ों में असर देखने मिलता है? देखिए, जो रेपो रेट जो आपको देना पड़ेगा, बैंक एक नक्की करता है, सेंट्रल बैंक को जो मिलता है वो, यानी जो ब्याज के दर है, यानी आपको अगर बोरोइंग करना वो बैंक को ज़्यादा देने पड़ेंगे, और बैंक को ज़ाहिर है कि ज़्यादा देने पड़ेंगे तो वो जो लेंडिंग रेट है बैंक के वो ज़्यादा कर देते हैं। तो अब क्या होगा इसकी असर के फ़िलहाल जो नए EMI और नया बोरोइंग्स होगा उसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट आएगी, यानी वो महंगा होगा। आपको बोरोइंग करना है तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको।
जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके ईएमआई पे भी अगर फ्लोटिंग रेट है तो ज़रूर पड़ेगा कि भाई फ्लोटिंग रेट के हिसाब से ईएमआई ऊपर नीचे होगी। अगर फिक्स्ड है तो फिर नहीं पड़ सकता है। और आपको जो स्टूडेंट लोन है, जो फॉरेन जाना है, वो भी थोड़ा सा महंगा हो जाएगा आपके लिए। ओवरऑल अगर बात करें तो इस जो 3 दिवसीय जो मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक चली है और उसके बाद आज जो है ब्रीफिंग दी गई है, ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? मैं मानता हूँ अंडर द सर्कमस्टांसेस जो हम देख रहे हैं और दुनिया में जो हो रहा है उसके मुकाबले दिस इज़ वेरी बैलेंस्ड रेट हाइक, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा भी नहीं किया जितने कि हम डेवलप नेशंस में देख रहे हैं। दूसरी बात, इन्फ्लेशन इज़ अ वरी, क्योंकि कॉमन मैन उसके नीचे नहीं आए। अगर लार्जर पिक्चर देखा जाए तो हालांकि आप जैसे मैंने बताया ईएमआई और वो थोड़ी बोरिंग महंगी होगी, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो अगर इन्फ्लेशन को काबू में लाने में सक्सेस हो जाती है तो ये काफ़ी राहत देगी एक आम आदमी के लिए। तो मैं मानता हूँ कि लॉन्गर टर्म में और लार्जर पिक्चर अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ वेरी बैलेंस एंड अ गुड स्टेप। एक अंतिम सवाल, डॉलर के मुकाबले देख रहे हैं कि बीते हफ्ते भर से 10 दिन से रुपया जो है वो निचले स्तर पे गिरता जा रहा है। सर क्या कारण है और कब तक जो है वो सुधार आ सकता है, एक स्टेबलाइज आ सकता है? हालांकि आज जो है वो 24 पैसे की मजबूती के साथ खुला है, लेकिन बहुत ही मिनिमल है। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपये की बात करें तो पहले ये मैं बताऊंगा कि जब जो फियर है दुनिया में कि रिसेशन आएगा, रिसेशन डेवलप नेशन की बात करता हूँ मैं, तो वहाँ पे आता है तो रिसेशन में क्या होता है, जो एसेट प्राइसेस है वो नीचे आती है, यानी जो भी लोग कैश पे जाते हैं और करेंसी में सेफ हेवन आज की तारीख में डॉलर माना जाता है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और उस वजह से दुनिया के हर एक, अगर हम इन पर्सपेक्टिव देखें तो दुनिया की दूसरी करेंसी के मुकाबले रुपये में जो गिरावट ज़रूर हुई है लेकिन बहुत ही कम हुई है। अगर आप डॉलर वर्सेस पाउंड देखो, डॉलर वर्सेस यूरो देखो, तो 40-40 साल के रिकॉर्ड लेवल पे नीचे चले गए। और रुपी जो है हालांकि इस साल में 9% के आसपास गिरी है, लेकिन दूसरे करेंसी के सामने रुपी स्ट्रॉन्गर भी हुआ है। अगर आप देखेंगे कि जो पाउंड स्टर्लिंग के सामने 104 रुपया गया था रुपी, वो आज 90 के नीचे आ गया। तो हमारी करेंसी जो है वो दूसरी करेंसी के सामने स्ट्रांग हुई है, बट डॉलर के मुकाबले वीक हुई है, क्योंकि दुनिया की सारी करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले वीक हुई है और हमारी उसमें बहुत ही कम वीक हुई है। लेकिन ये जो चल रहा है कब तक? मेरे ख्याल से जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो जो रुपये की डिमांड जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी, क्रूड ऑयल में गिरावट आएगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ जाएगी। और मैं मानता हूँ ये आई थिंक दिस इज़ अ कंफर्ट लेवल जहाँ पे आरबीआई 81-82 के आसपास रहेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, मुझे परसों एक 8-10 दिन पहले बैंक का लेटर आया जो लास्ट टाइम बढ़ा था। अब ईएमआई तो हमारा फिक्स है, ईएमआई तो फिक्स, अब ईएमआई बढ़ाने की चक्कर नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। घर के जो खर्चे होते हैं वो तो फिक्स, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो तो कम होने वाले नहीं है। अब आप मुझे देख सकते हैं, बैंक का लेटर है, मेरे को आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, जो लास्ट टाइम आया था। अब उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे 22,000 मेरा ईएमआई था, आज वो लगभग 24,000 बढ़ गया, 2,000 ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अभी अब का जो आज का रेपो रेट है, आज उसे बढ़ने से 3 से 3,500 रुपया मेरे जेब का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन है आम आदमी के ऊपर। आय सीमित है, आप घर में अकेले कमाने वाले हैं कि और भी? नहीं, मैं घर पे अकेले कमाने वाला हूँ, मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनकम कम होती जा रही है। हम मुंबई शहर में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं सरकार से एकदम रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बारे में सोचे, ताकि महंगाई उच्च स्तर पर है सर। लेकिन सरकार तो कहती है कि आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए ये फैसला लेना ज़रूरी था। सर, सरकार मुझे लगता नहीं है कि इस मामले में कुछ सोच रही होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोदी जी इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और मुझे आम आदमी को ज़रूर इसका एक लाभ देंगे, क्योंकि जिस तरह सरकार काम कर रही है, मैं सरकार के काम पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आम आदमी के जीवन में सच्ची ही बहुत अच्छा प्रभाव
अगर हम वर्ल्ड वाइड हम सोचे इकोनॉमी जो चल रही है वो हिसाब से भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन आम आदमी में जब मैं आम आदमी की बात करता हूँ, जब मैं खुद की बात करता हूँ, तो मेरा इनकम में और मेरा जो खर्चे में जोड़ता हूँ, दिन ब दिन मेरा इनकम कम होते जा रहा है और खर्चे बढ़ते जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार की इस बारे में सोचे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, ये जो ईएमआई में बढ़ोतरी हुई है 2500 3000, तो अब ऐसी कौन सी चीज़ों में आप कटौती करेंगे ताकि आप ईएमआई में जो बढ़ोतरी हुई वो उसको ये गैप कम कर सकें? सर बट ऑब्वियस सबसे पर्सनल जो खर्चा होता है कि घर का बड़ा होने के नाते मैं अपने पर्सनल खर्चे में, मेरे को जो कपड़ा मुझे लेना है या मेरी इच्छाओं को मुझे मारना पड़ रहा है, या मेरी अर्धांगिनी है उसकी इच्छाओं को मारना, बच्चों का, परिवार के जो मुख्य खर्चे उसको तो करना ही है। अब मुझे कटौती करना है तो खुद के खर्चे में करना है। अगर किधर जाना है तो टैक्सी से नहीं जा रहा तो बस से जाना पड़ेगा, अगर किधर नहीं जाना तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। जो साल भर में थोड़ा घूमने फिरने का प्लानिंग होती है वो भी नहीं करना पड़ेगा। महीने में हम एक बार परिवार के साथ किधर होटल में खाना खाने जाते हैं वो उसको कटौती करनी पड़ेगी। मैं पूरे अगर हम देखा जाए तो मुझे अपने अर्धांगिनी के साथ में मुझे पर्सनल खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी इस खर्चे को ये करने के लिए।